हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज मैं आपके बीच में क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 4.1 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसकी क्या पहचान है, कैसे उसको हम पहचानते हैं, और उसका मानक रूप और उसको उस समीकरण को हल करने की विधियां, इन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिखा है द्विघात समीकरण क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। मैंने इसकी एक सिंपल सी एक डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी है, आपको अलग कहीं टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल सकती है। मैंने भी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, एक ऐसा समीकरण जिसके कम से कम एक चर पद की घात 2 हो, एक चर पद की घात 2 हो। यानी कि हमारे पास जो समीकरण होगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में आपने बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और वहां पर बहुपद के प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो उनकी जो पहचान हमने वहां पर अच्छे से की है। हमें पता है कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 1 हो तो रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री जो अधिकतम जो उसकी बहुपद की जो घात है यदि 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर उसकी घात 3 हो अधिकतम घात उस बहुपद की, तो वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो वहीं से वहां से एक हमने बहुपद उठाया है और द्विघात बहुपद, और यानी कि जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब समीकरण सबसे पहले समीकरण बनता कैसे है, ठीक है। और हम यहाँ पर डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ऐसा समीकरण जिसके कम से कम एक चर पद की घात हमेशा 2 हो, यानी कि 2 होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है, 2x² + 4x + 2 = 0, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं चर, जो ये चर है x, यानी कि चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मीडियम इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल मीडियम इंग्लिश के बच्चे भी आप इसको समझ सकते हैं, वेरिएबल। और पद मींस, पद का मतलब है टर्म, यानी कि टर्म, यानी कि जो पूरा जो समीकरण है आपका वो पद से मिलकर बनता है। पद, चर, गुणांक, ये सब मिलकर के एक समीकरण को बनाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर टर्म्स की बात की है तो सबसे पहले हम टर्म समझनी होगी कि टर्म्स क्या है। आप इस समीकरण को देख सकते हैं, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है, नंबर 1, 2 और 3। ये तीनों क्या है, टर्म्स है, और इन तीनों टर्म्स को मिला करके एक समीकरण बनाए। अब वेरिएबल क्या है इसमें, x वेरिएबल। वेरिएबल आपके पास बच्चों कोई भी हो सकते हैं, इंग्लिश के कोई भी लेटर हो सकते हैं, x, y, z, a, b, c या k, l, m, n, s, p, कोई भी लेटर इंग्लिश का आपका वेरिएबल की जगह में आ सकता है, और उसे हम वेरिएबल मींस हमारे पास जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, तभी इसका चर वैल्यू आप उसको वेरिएबल कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ देख सकते हैं, इस उदाहरण में हमारे पास ये कंप्लीट क्या है, इक्वेशन है। ये कंप्लीट क्या है, एक इक्वेशन, यानी कि टर्म्स को मिला करके अब हमारे पास एक क्या बन गई, इक्वेशन। और ये कैसी इक्वेशन बन गई, यदि इसकी घात 2 है तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2, द्विघात, द्विघात मतलब द्वि मींस 2, घात मतलब उसकी पावर,
तो आप यहां समझ सकते हैं, नाम से ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है। ऐसा समीकरण जिसकी घात हमेशा 2 हो और इसकी जो हमारा जो मानक रूप है, उसके बाद अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर हम आते हैं तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस रूप में होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस समीकरण में a नॉट इक्वल टू 0, a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा, मान लो a की वैल्यू 0 हुई, तो ये सारा टर्म जो ये वाला टर्म जो है a की वैल्यू 0 पे ये 0 हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास bx प्लस c, यानी कि इस टाइप का समीकरण बनेगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण अगर आप देख रहे हैं 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये समीकरण द्विघात नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए x की घात 2 चाहिए और जो उस वेरिएबल का जो गुणांक है जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होगा। यदि 0 होगा तो ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी और आपका समीकरण किस में बदल जाएगा, रैखिक समीकरण में। आप यहां उसका उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने जो बात कही थी कि किसी भी एक पद का हमारे पास घात, वेरिएबल की घात होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2x² की घात 2 करता हूं तो ये हमारे पास एक ही टर्म पे द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद भी है ये, इसकी घात हमारे पास 2 है और इसको मैं अभी लिख सकता हूं 2x² इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो सकता है, एक पद, इसका पद कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास थोड़ा सा द्विघात समीकरण के बारे में। इसका मानक रूप आपको हमेशा आपने याद रखना, ये ax² पहला जो टर्म होगा उसकी घात 2 होनी चाहिए, दूसरे टर्म पे हमारे पास x वेरिएबल होगा और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। बिल्कुल आपको इस टाइप में आपके पास समीकरण होना चाहिए, यानी कि सबसे पहली जो टर्म है आपकी x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली, यानी कि 2 पावर वाली जो आपकी टर्म है वो पहले नंबर पे होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर जो है आपका सिंगल वेरिएबल जिसकी घात 1 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि आपको जो ये इक्वेशन है बिल्कुल आपको इस रूप में होनी चाहिए। अगर आपके पास समीकरण इस रूप में है तो इसका मतलब है कि आपका समीकरण द्विघात समीकरण है। अब आप बच्चों अब बात करते हैं हम इसकी विधियों के बारे में। इसकी विधियां यानी कि आपने जो है वेरिएबल फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू अब आप यहां पर निकालनी है। तो आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि x की जो वेरिएबल है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है, चर की वैल्यू आपने निकालनी है। तो बहुपद में अगर जितनी भी घात, जैसे यहां पर देख सकते हैं द्विघात, इसकी घात इस वेरिएबल की घात 2 है, तो ये मान के चलें कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 2 आएगी। ठीक है, अगर इसकी घात 3 होगी, त्रिघात समीकरण होता तो वहां पर x की वैल्यू कितनी आनी थी, 3 आनी थी। जब हमारे पास रैखिक समीकरण में क्या था, एक घात थी x की, यानी कि x वेरिएबल की घात 1 थी, तो वहां पर हमारे पास एक ही वैल्यू हमारे पास वेरिएबल यानी कि चर की आती थी। बट यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो आपके माइंड में अब चलना चाहिए कि जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी घात 2 है, तो हमारे पास वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, डिस्कस करेंगे हम। मेनली इंपॉर्टेंट 3 मेथड है हमारे पास, वैसे 4 मेथड होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ग्राफिकल मेथड को हमने यहाँ पर अवॉइड किया है। तो हम इसमें इस इकाई में जो मोस्टली जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो सबसे पहला जो मेथड होगा गुणनखंड विधि। ये आपने पहले भी किया है, 8th में भी आपने किया है, आई थिंक 9th में भी आपने किया है। तो उसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण को फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करेंगे या उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हैं, यानी कि जो बीच वाली टर्म है ये वाली, इसको स्प्लिट करके आपने सॉल्व करना है, इसको तोड़ना है और उसको तोड़ करके फिर आपकी कुछ स्टेप्स आप हम डिस्कस करेंगे जब इस विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि गुणनखंड विधि भी उसको बोल सकते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि मध्य जो पद है उसको तोड़ करके जो इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो विधि हमारे पास नंबर 1 पे हम उसको डिस्कस करेंगे।
दूसरी जो हमारे पास विधि रहेगी, मेथड जो रहेगा इसको सॉल्व करने का, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि इस द्विघात समीकरण को का पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर रूप में आप इसको कन्वर्ट करना है और वहां से आपके पास x वेरिएबल यानी कि x चर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड वन हमारे पास जो लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास एक द्विघात सूत्र भी दिया गया, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास एक द्विघात सूत्र भी दिया गया है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन। तो आपने थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको माइंड में रख के आपने समीकरण को आपने हल करना है, यानी कि इक्वेशन को आप हल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, आप अपनी किताब अपने पास रखें, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को नहीं लिख पाऊंगा तो आप टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपके पास कुल इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट दिए हैं, सब पार्ट इसके 8 हैं और इसमें आपने डिस्कस करना है, इसमें आपने पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैं उसमें एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन एक दो पार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पार्ट 2 कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लेता हूं। इसमें हमारे पास है x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x, यानी कि अब आपने ये पता करना है, इसमें जो पूछा है कि पता कीजिए, जांच कीजिए कि ये जो आपके पास द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये हमारे पास सॉल्व है x² - 2x, इसको सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई अब हम इन दोनों के साथ, इन दो टर्म के साथ करेंगे, -2 and 3। तो आपने मल्टीप्लाई के जो यहाँ पर रूल्स है आपने वो साथ लगाने हैं। अब देख सकते हैं -2 माइनस का है और यहाँ 3 प्लस का है। तो सबसे पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने से पहले विशेष ध्यान रखें कि आप उनके जो साइन है, उनके जो चिन्ह है, उनका भी मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले आप कहीं भी मल्टीप्लाई की अगर बात आती है, डिवाइड की कोई बात आती है, तो सबसे पहले अंकों का जो आपके पास पूर्णांक है उनका जो मल्टीप्लाई करने से पहले उनके चिन्ह का जरूर मल्टीप्लाई करें, ताकि आपकी मिस्टेक होने में मिस्टेक कम से कम हो। तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 दूनी 6, फिर इस टर्म का -x के साथ करेंगे तो पहले चिन्हों का गुना, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू x 2x। अब आपने क्या करना, राइट हैंड साइड की सभी टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड में लानी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये है ax² + bx + c = 0। इस रूप में आपने इसको लाना है। तो अब आप इसको x² हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही आएगा 2x, और इन टर्म्स को हम इधर लाएंगे, माइनस का है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 0। अब आप देख सकते हैं, अब एक ही फैमिली में अगर आप देखेंगे x², x वेरिएबल अगर आप देखेंगे माइनस का 2x, माइनस का 2x, यानी कि दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो ये जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। आप देख सकते हैं -2x, -2x। अब ये माइनस माइनस तो है सिमिलर साइन के, तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस के 4x प्लस के 6, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, x² इसकी घात 2 है, यानी कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है। तो ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है।
इसी तरह से हमारे पास ये हमारे पास जांच हमने कर दी है। तो हम एक और कोई इंपॉर्टेंट सा पार्ट हम इसमें करते हैं। तो आप ये कोई इंपॉर्टेंट सा पार्ट हम करते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सिक्स पार्ट में कर रहा हूं। सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें भी हमने पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वाली साइड देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये ऑलमोस्ट हमारे पास द्विघात समीकरण की दी है। तो हम सॉल्यूशन हम अगर करेंगे तो इसको हम ऐसे ही उतारेंगे नीचे, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इसमें है वो राइट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड को आप अगर देखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस 2 टू द 4x। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ आपने लानी है। तो x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस के 4, इधर आके ये माइनस के होंगे, फिर ये माइनस के हैं तो प्लस के 4x हो जाएंगे, और इसके जगह में हमारे पास क्या बचा, 0। अब ये अपनी अपनी फैमिली को देखें, x स्क्वायर यहाँ x, ये प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो गया, क्योंकि फिर है हमारे पास 3x और प्लस के 4x प्लस 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 के 7x जमा का 1 माइनस के 4 यानी कि बने माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो आप अगर देख सकते हैं तो हमारे पास ये आंसर आया जो कि द्विघात समीकरण में नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी घात हमारे पास क्या है, 1 है, और ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं, इसलिए द्विघात यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इतना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये नहीं है, तो बट इसकी आप जांच जरूर कीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी क्या आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास क्या होना चाहिए, तो ये आपके पास था इसका छठा पार्ट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है इसमें जो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप इसका देखेंगे, इसके भी लगभग 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या पूछा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि आपके पास कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी है और इसमें पूछ रहा है ये कि इनको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने बनाना है, स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 6 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो आपसे पूछा गया है, तो आप स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप किस तरह से समीकरण में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो इसमें हमारे पास जो मोस्टली है स्टेटमेंट पढ़ के हमने क्या है, सिर्फ आपने इक्वेशन बनानी है द्विघात समीकरण के लिए। हालांकि इसमें पूछा है, आगे भी पूछा है, बट हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसको सॉल्व करने के मेथड को द्विघात
समीकरण को सॉल्व करने के मेथड को समझ नहीं लें, उसके बाद आप ये क्वेश्चन को इनको भी आप हल कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में है पहला, आप अपनी किताब अपने पास रखें और आप उसको ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हालांकि यहाँ पर इसने जो पूछा है भूखंड की लंबाई भी पूछी है और चौड़ाई भी पूछी है, बट हम फिलहाल जो है इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि द्विघात समीकरण पे निरूपित करना है, इसको द्विघात समीकरण पे लाना है। तो हमारे पास हम सबसे पहले जो सॉल्यूशन करेंगे, इसका जो हल होगा क्या होगा, मान लीजिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, आपने क्या मानना है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई को आपने क्या मान लेना है, x मीटर मानना है। ठीक है, क्योंकि इसने हिंट दिया है आपको, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई का जो दुगुना होगा उसमें एक और अधिक आपने जोड़ना है। तो यानी कि इसमें हमें सबसे पहले क्या मानना होगा, चौड़ाई को मानना होगा, क्योंकि चौड़ाई का ही हमें इसमें हिंट दिया है, क्योंकि चौड़ाई के इसकी जो लंबाई है आयताकार भूखंड की वो चौड़ाई के साथ कंपेयर की है। तो हमने सबसे पहले आयताकार भूखंड की चौड़ाई को x मीटर मान लिया है। इसी तरह से अब इसकी जो लंबाई है आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, क्या बोल रही है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से पढ़ना है कि क्षेत्र की लंबाई जो मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से, अब चौड़ाई क्या है हमारे पास x, इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x, उससे एक अधिक है यानी कि 2x + 1 मीटर। ठीक है, और शुरू में हमारे पास गिवन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे पास 528 वर्ग मीटर है। तो अगर आप देख सकते हैं, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है 528, और लंबाई गुना चौड़ाई कितनी है x × 2x + 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, तो आप इसको 528 = इसको सॉल्व करो 2x² + x, और हमारे पास देयरफॉर 2x² + x, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से -528 = 0। ये हमारे पास इसका द्विघात समीकरण पे निरूपण है। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी थी उसका हमने किस तरह से हम द्विघात समीकरण में हम इसको निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह से हम फटाफट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन, सिर्फ इसको आप यहां से आगे जो क्वेश्चन है वो आपके मेथड जो आपने डिस्कस करने, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारे से जितना पूछा है आप उतना ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना सीखें, और उसके बाद जब आपको मेथड्स आप सीखेंगे तो जो भी आपको बेस्ट मेथड आपको लगेगा सॉल्व करने का, उस मेथड से आप यहां से आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पूछा भी है, हो सकता है इन्हीं स्टेटमेंट में से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तो आपने इसे जब भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वहां पर हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो आपने इन्हें भी सॉल्व करना है।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड सा है, थर्ड वन, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा जो इसने हमारे से पूछा है। तो रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु यानी कि मान लो रोहन की वर्तमान है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x years, ठीक है, यानी कि x वर्ष। उसके बाद फिर रोहन के मां की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन के मां की आयु, अब रोहन के मां की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष ज्यादा है, यानी कि x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, और आगे इसने एक शर्त इसमें है पूछी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि यदि अगर आज हमारे पास रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद वो कितना होगा, उसमें 3 साल जुड़ जाएंगे, यानी कि रोहन की 3 साल बाद की आयु और उसके मदर की 3 साल के बाद की आयु अगर हमारे को पता लग जाए तो उनका जो गुणनफल, उनका क्या पूछा है, गुणनफल जो है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो उससे पहले हमने 3 वर्ष पश्चात ये रोहन की आयु भी निकालनी पड़ेगी 3 वर्ष पश्चात, और मां की आयु को भी 3 वर्ष पश्चात के लिए हमें निकालना है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगी। वर्तमान में अगर वो x वर्ष का है तो ऑब्वियसली 3 साल बाद उसमें हम 3 साल उसके जुड़ जाएंगे। इसी तरह से 3 वर्ष पश्चात रोहन के मां की आयु बराबर हो जाएगी, इसमें भी हमारे पास x प्लस 26 और प्लस 3 हो जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस 29, ठीक है, x प्लस 29 वर्ष। अब आपने इन 3 वर्ष के लिए कंडीशन दी है, प्रश्न अनुसार क्या दिया इसने, ये क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार इनका जो 3 वर्ष के पश्चात का जो गुणनफल है x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 27, 6 और 2 8 बराबर है 360। तो अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 80 माइनस 360 बराबर है 0, यानी कि अगर आपका ये द्विघात समीकरण आपका किस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x
माइनस 10 में से 7 गया 3 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास उसका द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। ठीक है, 3 5। तो ये आपके पास द्विघात समीकरण, इसका स्टेटमेंट का निरूपण ये होगा। ठीक है, अब आप इसको इसी तरह से इसके जो दूसरे भी क्वेश्चन है, आप इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से आप इक्वेशंस बना सकते हैं और इन इक्वेशंस को बना करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं जो इसमें पूछा है। अभी इसमें सिंपल सा पूछा था द्विघात समीकरण में निरूपण करना। तो ये था हमारे पास 4.1 का। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके पास इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, और मैं उसे आपको सॉल्व करके आपको इसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।